हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान का कक्षा 10 का जो दूसरा पार्ट है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। उसके सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो डिस्कस करने हैं। और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है और एनसीईआरटी के पाठ्यनीति प्रश्न है वे सभी डिस्कस करने हैं। यदि यहाँ से इस वीडियो से आप सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपको किसी भी बुक से या किसी भी क्वेश्चन बैंक से पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात की 100% गारंटी है। तो आप ध्यान से सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखोगे और एग्जाम में बैठोगे, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इस चैप्टर के लिए। यदि आपने इस चैप्टर का थ्योरी वाला वीडियो देख लिया है, जो इससे पहला वीडियो था, और इस वीडियो को आप देख लोगे, तो आपको किसी भी चीज को, किसी भी बुक को, किसी भी क्वेश्चन बैंक को कहीं से भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रबल वैद्युत अपघटय नहीं है। हमें बताना है प्रबल वैद्युत अपघटय। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अमोनियम क्लोराइड। आपको पता है अमोनियम क्लोराइड एक लवण है, और लवण तो सभी प्रबल वैद्युत अपघटय होते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट भी एक लवण है, तो लवण तो सभी प्रबल वैद्युत अपघटय होते हैं, तो ये भी प्रबल वैद्युत अपघटय ही होगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कोई लवण नहीं है, H2S, ये कोई लवण नहीं है। यह है एक दुर्बल अम्ल, और दुर्बल अम्ल होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघटय। तो यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट भी एक लवण है, और लवण सभी प्रबल वैद्युत अपघटय होते हैं। तो हमारा कौन सा उत्तर सही है? तीसरा उत्तर सही है। आपको आगे उत्तर माला में सभी उत्तर मिल जाएंगे लिखे हुए एक साथ। यहां तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको सभी उत्तर बाद में मिल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नहीं। जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव बनाते हैं। जो OH नेगेटिव बनाते हैं वो होते हैं क्षार। क्या होते हैं? क्षार। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाते हैं। तो यही उत्तर हमारा सही है। ये जो H3O पॉजिटिव होता है ना, ये H पॉजिटिव का ही दूसरा संकेत है। आप H पॉजिटिव आयन कहो या H3O पॉजिटिव आयन कहो, दोनों का एक ही मतलब है। H पॉजिटिव को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, और H3O पॉजिटिव को कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हों या बनाते हों, या H3O पॉजिटिव आयन बनाते हो, वे होते हैं अम्ल। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर H3O पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं। देखो मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास कोई अम्ल है। अम्ल है तो वो H पॉजिटिव आयन मुक्त करेगा, पक्की बात है। और जल में आपने घोल रखा है, जलीय विलयन है, तो H पॉजिटिव आयन जब जल के अणु में जुड़ता है तो बनता है H3O पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन के जुड़ने से ही तो बना H3O पॉजिटिव आयन। तो चाहे तो आप कह दो जो H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं, और चाहे तो आप कह दो जिनके जलीय विलयन में H3O पॉजिटिव आयन होते हैं। इन दोनों बातों को आप कह सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर तो मिल गया आपको। इसका कौन सा आंसर है? इसका है तीसरा आंसर, ठीक है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन मुक्त करते हैं या बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है। यह है भाई प्रोटॉन, H पॉजिटिव आयन को ही तो कहते हैं। तो प्रोटॉन कौन मुक्त करता है? अम्ल। सीधा सा आंसर है, प्रोटॉन कौन मुक्त करता है? अम्ल। आपको लॉरी और ब्रॉन्स्टेड की परिकल्पना में मैंने आपको बताया था कि अम्ल प्रोटॉन देने वाला है और क्षारक प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला है।
इसे अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा भी कहते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड का जो कंसेप्ट है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अम्ल व क्षारकों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। बिल्कुल भाई, आयनन की मात्रा किसी अम्ल की या किसी क्षारक की ज़्यादा होगी तो वो अम्ल ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा या फिर ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देगा। जो अम्ल जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन मुक्त करता है वो उतना ही प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक होता है। तो इसका पहला ही उत्तर है, आयनन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अणुभार पर अम्ल या क्षारकों की प्रबलता निर्भर बिल्कुल नहीं करती, ना ही तुल्यांकी भार पर निर्भर करती है और ना ही क्वथनांक पर निर्भर करती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन है एसिटिक। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है चूंकि इसका घनत्व कम होता है। घनत्व पर किसी भी अम्ल की प्रबलता निर्भर ही नहीं करती है, तो घनत्व से तो कोई मतलब ही नहीं है। यह सरलता से अपघटित हो जाता है। यदि सरलता से अपघटित हो जाता तो यह दुर्बल नहीं प्रबल अम्ल होता। इसके आयनन की मात्रा कम होती है, यह उत्तर हो सकता है। जिस अम्ल के आयनन की मात्रा कम होती है वो कम आयनों में टूटकर बहुत कम H पॉजिटिव आयन देता है, और कम H पॉजिटिव आयन देगा। जो अम्ल जितने कम H पॉजिटिव आयन देता है वो उतना ही दुर्बल अम्ल होता है। तो पांचवे का कौन सा आंसर होगा? तीसरा। ठीक है, पांचवे का कौन सा आंसर होगा? तीसरा। इसके आयनन की मात्रा कम होती है। उसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है। मैंने आपको याद करा रखे हैं, प्रबल अम्ल में 3 अम्ल आपको याद रखने हैं, H2SO4, HNO3 और HCl। इन तीनों में से ये वाला देखो यहाँ तीसरा ऑप्शन H2SO4। तो H2SO4 एक प्रबल अम्ल है। यदि कहीं आपको H2SO4 नजर आता हो या HNO3 नजर आता हो या फिर HCl नजर आता हो तो तीनों को ही आपको प्रबल अम्ल मानना है, बाकी सबको दुर्बल अम्ल मान के चलोगे आप 10th लेवल पर। ठीक है, अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। HCl आपको पता है प्रबल अम्ल है, HCN प्रबल अम्ल नहीं होता है, तो यही हमारा उत्तर है, दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन साइनाइड होगा। HNO3 सबको पता है प्रबल अम्ल है और H2SO4 भी प्रबल अम्ल है। आपको प्रबल अम्लों में ये 3 अम्ल याद रखने हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। इसके अलावा जितने भी अम्ल आपके सामने आएंगे सभी को आप दुर्बल अम्ल मान के चलोगे कक्षा 10 के अध्ययन तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार मैंने आपको 2 याद करा रखे हैं, NaOH और KOH। इन दोनों में से ढूंढ लो कौन सा है। देखो दूसरा ऑप्शन है KOH, तो यही इसका उत्तर है। प्रबल क्षार क्या है इसमें? KOH। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? भाई जो प्रबल अम्ल होगा जब आप उसे पानी में घोल दोगे तो प्रबल अम्ल में कौन से आयन या प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में कौन से आयन ज्यादा मात्रा में होंगे? आपका उत्तर होगा H पॉजिटिव आयन। इसका आधिक्य होता है, ये अधिकता में पाए जाते हैं H पॉजिटिव आयन। यदि OH नेगेटिव आयन अधिकता में हुए तो वो प्रबल क्षार होगा। Cl नेगेटिव आयनों की उपस्थिति से ना तो अम्ल ना तो क्षार की प्रबलता का पता चलता है। इसी तरीके से Na पॉजिटिव आयन से भी किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता का पता नहीं चलता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? आपको पता है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। तो ये उत्तर सही है, pH मान क्या होता है? 7। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। ठीक है, अच्छा एक बात आपको और बताता हूं कि कौन सा कथन असत्य है। इन्होंने कहा है असत्य। भाई हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है, पक्की बात है। यदि H पॉजिटिव आयनों का सांद्रण 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होगा तभी तो pH 7 होगा। और यदि हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होगा तभी तो POH 7 होगा। जो उदासीन विलयन होता है ना उसका pH मान भी 7 होता है और POH मान भी 7 होता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है।
इन्होंने पूछा है असत्य कौन सा है, असत्य माने गलत, गलत है तीसरा, तो हमें तीसरे पर निशान लगाना है, तीसरा हमारा गलत है। पीएच मान 0 होता है, आपको पता है पीएच मान यदि 0 है यानी 7 से कम है तो वो उदासीन विलयन थोड़ा ही होगा, वो तो अम्लीय विलयन होगा यदि पीएच मान 7 से कम है। 11वां क्वेश्चन देखो, ये ग्रीन कलर से जो राइट का निशान लगा हुआ है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10 की घात -12 मोल प्रति लीटर है, इसका पीएच, इस विलयन का पीएच होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इन्होंने दिया है हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण, तो मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं उनके सांद्रण से आप POH निकाल सकते हो। इन्होंने हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण दिया है 10 की घात -12, इसका मतलब POH 12 होगा, पर इन्होंने POH नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है पीएच। जब POH 12 होगा तो 12 में कितना जोड़ू कि 14 हो जाए, क्योंकि आपको पता है पीएच और POH का योग कितना होता है 14, तो 12 में कितना जोड़ू कि 14 हो जाए 2, तो POH यदि 12 है तो पीएच कितना होगा 2, तो हमारा पहला उत्तर सही है 2। अब देखो 12वां क्वेश्चन, एक जलीय विलयन का पीएच मान 4 है, विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता मोल प्रति लीटर में कितनी होगी। पीएच 4 है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी 10 की घात -4, देख लो कहाँ लिखा हुआ है, ये है 1 गुणा 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर। आप इसे खाली 10 की घात -4 भी लिख सकते हो और 1 गुणा 10 की घात -4 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें क्वेश्चन में कहा है शुद्ध जल का पीएच मान है, सबको पता है शुद्ध जल होता है उदासीन, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, शुद्ध पीएच वाला विलयन होता है अम्लीय, भाई शून्य पीएच वाला विलयन, शून्य पीएच, शून्य पीएच जिसका पीएच 0 होगा 7 से कम होगा वो तो अम्लीय विलयन ही होगा। तो शून्य पीएच वाला विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। क्षारीय होता तो पीएच 7 से ज्यादा होती, और उदासीन होता तो पीएच 7 होती, और इनमें से कोई नहीं का तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा शून्य 0 पीएच है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है या पीएच मान है 7, नहीं 7 तो उदासीन होता है, 7 से कम, ये होगा सही उत्तर। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। ये सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16वें क्वेश्चन में कहा है 10 की घात -8 मोल प्रति लीटर वाले HCl के जलीय विलयन का पीएच मान है। भाई जब इन्होंने HCl की सांद्रता दी 10 की घात -8, तो H पॉजिटिव की भी सांद्रता 10 की घात -8 होगी, और H पॉजिटिव की सांद्रता 10 की घात -8 है तो पीएच मान कितना होगा, जितनी घात है इसकी 8, ये है इसका सही उत्तर तीसरा। इस तरह आपको पीएच मान निकालना आना चाहिए, आप हल करके तो निकाल ही लोगे। जो घातांक रूप है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -पीएच से, पर जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको डायरेक्ट उत्तर पता चल जाता है कि इसका उत्तर ये आएगा। इन्होंने HCl की सांद्रता दी, आपको पता है HCl, एक अणु टूटेगा HCl का तो एक तो बनेगा H पॉजिटिव और एक बनेगा Cl नेगेटिव, तो जितनी HCl की सांद्रता है उतनी ही H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता होगी, तो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता भी 10 की घात -8 मोल प्रति लीटर होगी, और जितनी H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता में घात होती है उतना ही पीएच होता है, माइनस को हटा दो, घात है 8, तो पीएच मान 8 होगा इस विलयन का। ठीक है, उसके बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। H2S विलयन का पीएच मान है, सबको पता है H2S है एक अम्ल, क्योंकि ये आयनों में टूटकर 2 H पॉजिटिव आयन दे सकता है, तो जो H पॉजिटिव आयन देता है वो क्या होता है, अम्ल, और अम्ल है तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा, ये होगा 7 से कम होगा इसका पीएच। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18वें क्वेश्चन में कहा ABCD विलयनों के पीएच मान 11, 9.5, 3.5, 6.5 हैं, इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन है।
आपको पता है किसी विलयन का पीएच मान जितना ज़्यादा होगा वो विलयन उतना ही क्षारीय होगा। सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका है इनमें से? ये 11 है। 11 किसका है? ए का। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय विलयन ए ही होगा, तो पहला आंसर हमारा सही है। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्षारीय विलयन में फिनोफ्थिलीन सूचक का रंग होता है। भाई क्षारीय विलयन है तो फिनोफ्थिलीन तो काम करेगा, पक्की बात है, क्योंकि फिनोफ्थिलीन एक अम्लीय सूचक है और अम्लीय सूचक क्षारीय विलयन में या क्षारीय माध्यम में ही काम करता है। फिनोफ्थिलीन उसे कर देगा गुलाबी, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है लाल लिख देंगे, लाल। ठीक है, गुलाबी इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया तो लाल पे हम टिक मार्क लगाएंगे। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, क्षारीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग होता है। मैथिल ऑरेंज अपने आप अक्षार है और क्षारीय विलयन में वो काम नहीं करेगा, तो क्षारीय विलयन को वो लाल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो विलयन कैसा रहेगा? पीला। आपको मैंने सिखाया था कि मैथिल ऑरेंज जो क्षारीय विलयन में पीला रंग होता है उसका, और अम्लीय विलयन में हो जाता है लाल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21वां क्वेश्चन देखो क्या है। 21वें क्वेश्चन में कहा है प्रबल अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग होता है, लाल होता है। मैथिल ऑरेंज अपने आप में क्षारीय सूचक है और क्षारीय सूचक अम्लीय विलयन में ही काम करता है। अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है? मैथिल ऑरेंज लाल कर देता है। ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, देखते रहो आप। राइट साइड में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में कौन से साल में ये एग्जाम में पूछे गए हैं। आते हैं 22वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। भाई अम्लीय लवण उसे कहते हैं जिसमें H पॉजिटिव आयन उपस्थित हो, विस्थापनीय। जैसे दूसरे ऑप्शन में देखो, ये H पॉजिटिव आयन है इसमें, तो यही एक अम्लीय लवण है। बाकी ये पहला NaCl, तीसरा सोडियम सल्फेट और चौथा KCN, ये तीनों सामान्य लवण है या सरल लवण है। अम्लीय लवण उस लवण को कहते हैं जिसमें विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। संकर लवण है। संकर लवण उसे कहते हैं जिसमें जिस संकर का मतलब होता है जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स आयन, जिसमें संकर आयन हो। और संकर आयन इसमें है, देखो ये जो आयन होगा ना, ये जो बड़े ब्रैकेट में जो आयन होता है उसे हम कहते हैं संकर आयन। तो Na3FeCN6 यही एक संकर लवण है। तो 23वें का आंसर होगा तीसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, संकर लवण को जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, किसी विलयन की मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻1 है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 10⁻⁻1 मोल प्रति लीटर है, तो घात देखो कितनी चढ़ी हुई, -1, तो पीएच मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, बस आप घात देख लिया करो कितनी है, 1 इसका पीएच मान होगा। 25वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान यानी H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता का मान 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है, तो पीएच कितना होगा? भाई हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी, घात कितनी है? -5 है, तो पीएच मान होगा 5। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। 26वां क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है, इसका पीएच बताओ। तो 10 की घात कितनी है? -7, तो पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27वें क्वेश्चन में कहा है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। भाई आपको पता है, देखो सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, चलो वहां समझाता हूं मैं आपको। सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोल दोगे तो क्या होगा? ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। आप इसे पानी में घोल दो, जल के 2 अणु लेने पड़ेंगे आपको, जल के 2 अणु। जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो इतना हिस्सा तो ये निकल जाएगा बीच में से, इतना हिस्सा H2CO3, 2 Na है 2 OH, ये बनेगा 2 NaOH प्लस H2CO3 को ऐसे लिखना चाहिए, वैसे H2CO3 लिख दो यहाँ। तो ये तो दुर्बल अम्ल है और ये बना प्रबल क्षार। जो प्रबल बनता है उसी का ही प्रभाव देखने को मिलता है। लवण जल अपघटन में मैंने आपको ये बात समझाई थी। तो प्रबल क्षार बना तो इसका मतलब साफ है कि हमारा
सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है क्षारीय, क्योंकि प्रबल क्षार बना है NaOH, तो क्षारीय होगा हमारा विलयन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, कहाँ है क्षारीय, ये लिखा हुआ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन ऐसा होता है जैसे मम्मी हमारी कपड़े धोती है ना, कपड़े धोने के सोडे में, धावन सोडा में, तो वो जलीय विलयन ही बनाती हैं। 28वां क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यदि आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करी तो क्या बनेगा? देखो इसके बारे में भी बता रहा मैं आपको, पहले भी सिखा रखा है मैंने कई बार। ये सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, इसका जलीय विलयन बना लो और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दो। ऐसा करने से हमें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। यानी आप सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा बना सकते हो, सॉरी खाने का सोडा बना सकते हो। देखो इस रिएक्शन को मैंने उल्टा करके भी आपको सिखा रखा है। आप कपड़े धोने का सोडा यदि बनाना चाहते हो, NaSCO3 ये खाने का सोडा है जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं ना, ऐसे गर्म करते हैं, तो यहाँ से इतनी चीज़ निकलती है, ये इतनी चीज़ ये निकल गई, तो ये क्या बचा बाहर? Na2CO3, ये बचा Na2CO3 और साथ में H2CO3 लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो H2O प्लस CO2, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करोगे तो NaSCO3 बनेगा। ये रिएक्शन मैंने आपको समझा रखी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक सफेदा बनाने में प्रयोग होते हैं? ये क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले आता था ये क्वेश्चन, पर फिर भी ध्यान रख लेना क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है। सफेदा बनाना है जिसे बेसिक लेड एसीटेट कहते हैं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं लेड नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों को प्रयोग किया जाता है सफेदा बनाने में, जिसे व्हाइट वाश में हम यूज करते हैं। 30वां क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। सबको पता है, मैंने सिखाया था सोडियम कार्बोनेट, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जब भी आप विरंजक चूर्ण पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करोगे, देखो मैं बताता हूं कैसे होती है। विरंजक चूर्ण होता है कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट, ये विरंजक चूर्ण है। और किसका रिएक्शन करना है हमें? H2SO4 का रिएक्शन करना है इसके ऊपर। जब आप H2SO4 का रिएक्शन करोगे ना, तो क्या होगा? एक तो बनेगा CaSO4, ये बनेगा CaSO4, लिख दूं CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस ये H2O ये निकलेगा, H2O एक बनेगा, प्लस ये कौन सी गैस बची यहाँ? Cl2 है। तो कौन सी गैस बनती है? Cl2 गैस बनती है। ध्यान रखोगे, ये रिएक्शन मैंने आपको सिखा रखी है पहले भी। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन था? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 था, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हमने कराई, गैस कौन सी मिली हमें? Cl2, क्लोरीन गैस। देखो यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 31। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। भाई सबको पता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं नगर पालिका वाले, पानी की टंकी में विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, क्लोरीन भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका स्विमिंग पूल होता है उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण या क्लोरीन गैस डाली जाती है।
जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए या रोगाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। 33वां क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। धावन सोडा का ये सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ध्यान रखना है सबको, खाली Na2CO3 नहीं लिखना है। Na2CO3 क्या होता है? सोडा एस, यानी सोडे की राख। ठीक है, आते हैं, ये तो हो गए हमारे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ध्यान से देखना, इन सब के उत्तर आपको बाद में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, उस तत्व का नाम लिखिए जो अम्लों का आवश्यक अवयव है। पता है ना आपको, अम्लों का आवश्यक अवयव होता है H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन। दूसरा क्वेश्चन, अम्ल जल में घुलकर कौन से धनायन बनाते हैं? आपको पता है ना, अम्ल को यदि पानी में घोल दोगे तो कौन से धनायन बनेंगे? हाइड्रोजन धनायन, H पॉजिटिव आयन। तीसरा, निम्नलिखित में से अम्लों तथा क्षारकों की पहचान कीजिए। एसिटिक अम्ल, ये अम्ल है, ये OH होल थ्राइस है, इसका मतलब ये क्या है? क्षार, क्षारक है। H2S अम्ल है, और अमोनिया है क्षारक। मैंने आपको बताया था लुईस की परिकल्पना में अमोनिया क्षारक है। अब दो तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो कि अमोनिया क्षारक क्यों है। चलो बताता हूँ दोनों तरीके। अमोनिया का संरचना ऐसा होता है NH3, और इस अमोनिया के पास, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी को दे सकता है उपसह संयोजक बंध के रूप में। तो जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देने की होती है उसे कहते हैं लुईस क्षारक, इसलिए अमोनिया क्षारक है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप अमोनिया को पानी में घोल के देख लो। जब आप अमोनिया को जब आप अमोनिया को पानी में घोल दोगे ना, देखो ये अमोनिया है NH3, अमोनिया, इसे जब आप पानी में घोल दोगे ना H2O में, तो पानी में घोलने से ये बनेगा NH4OH। ठीक है, NH4OH कैसे होती है रिएक्शन? देखो मैं बता रहा। ये अमोनिया है NH3, और पानी को आप लिख सकते हो HOH। ठीक है, अब बताओ NH3 H3 है और एक ये हो गया H, कितने हो गए? 4, इसलिए लिखा NH4, और OH तो ये है ही। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देख लो आप ध्यान से, इसमें OH है या नहीं है ना OH? तो इसका मतलब ये क्या है? क्षार है। ठीक है, क्षारक है, क्षारक कह दो, वैसे तो क्षारक कहना ज्यादा उचित रहेगा। निम्नलिखित में से अम्लों तथा क्षारकों की पहचान आपने अमोनिया में बताया कि यह क्षारक है। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे दो क्षारकों के नाम लिखिए जो क्षार भी हों। आपको पता है ना, क्षार उन्हें कहते हैं जिनमें शुद्ध अवस्था में OH नेगेटिव आयन उपस्थित होता है। सिखाई थी ना ये बात। या फिर क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इनमें आप OH वाले दो बता दो, एक तो NaOH बता देना और एक बता देना KOH। दोनों में OH है। जैसे NH3 क्षारक है पर इसमें OH नहीं है, तो इसमें आप इसे क्षारक कहना थोड़ा, क्षार कहना थोड़ा मुश्किल है। क्षारक तो आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने हमें साफ कहा है ना, ऐसे दो क्षारकों के नाम लिखिए जो क्षार भी हों। क्षार कौन से होते हैं? जिनमें शुद्ध अवस्था में OH नेगेटिव आयन होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये परिभाषा आप दे सकते हो। पांचवा क्वेश्चन, एक प्रबल अम्ल व एक दुर्बल अम्ल का नाम व सूत्र लिखिए। ये तो बता दोगे आप। प्रबल अम्ल में HCl बता दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल में एसिटिक अम्ल बता दो, CH3COOH, या फिर हाइड्रोजन साइनाइड बता दो, HCN। छठा क्वेश्चन, एक दुर्बल अक्षार व प्रबल अक्षार के नाम व सूत्र लिखिए। दुर्बल अक्षार में आप NH4OH बता दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और प्रबल अक्षार में आप NaOH बता दो। इनके सबके उत्तर बाद में लिखे हुए हैं, अभी आ जाएंगे उत्तर माला में। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। कभी आप सोचो सर आप बोलते जा रहे, मेरा काम तो समझाना है पूरी एक्सरसाइज को। आपको उत्तर मिल जाएंगे बाद में लिखे हुए हैं उत्तर। कुमार मित्तल की किताब है, नगीन प्रकाशन की। ठीक है, मैं जो ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ ना,
इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है और बोर्ड के क्वेश्चन भी हैं। 7वें नंबर पे क्वेश्चन है 25 डिग्री सी पर जल के आयनिक गुणनफल का मान लिखिए। सबको पता है जल का आयनिक गुणनफल होता है 10 की घात -14। पता है ना, 1 गुणा 10 की घात -14 जल का आयनिक गुणनफल का मतलब H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता गुणा OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता। बताया था, ये याद भी करवाया था और न्यूमेरिकल में भी इसकी जरूरत पड़ी थी हमें पीएच वाले। 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होता है? उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन, उदासीन विलयन का पीएच कितना है? 7। तो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना हो जाएगा? 10 की घात -7। 9वां क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान लिखिए। कितना होता है उदासीन विलयन का पीएच मान? 7 होता है ना। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित दशाओं में विलयन की प्रकृति बताइए। पीएच 7 है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। पीएच कम छोटा है 7 से तो अम्लीय होगा, पीएच बड़ा है 7 से तो क्षारकीय होगा। 11वां क्वेश्चन, एक अम्लीय विलयन का पीएच मान 4 है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बताइए। जब पीएच मान 4 है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर। चलो 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की घात -6 मोल प्रति लीटर है। ये लिखा हुआ है मोलरता यानी मोल प्रति लीटर। इस विलयन का पीएच मान बताइए। 10 की घात -6 है तो पीएच मान कितना हो जाएगा? 6। और विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? भाई जब विलयन का पीएच मान 6 है तो 7 से तो छोटा ही है, और जब 7 से छोटा है तो विलयन कैसा होगा? जब पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन कैसा होता है? क्षारीय या अम्लीय? 7 से कम है तो अम्लीय होता है, तो अम्लीय होगा। 13वां क्वेश्चन, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की घात -8 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान बताओ। पीएच होगा 8। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? 7 से बड़ा पीएच है, 8 है तो विलयन क्षारीय होगा। 14वें क्वेश्चन पर आ जाओ। प्रबल अम्ल ए, दुर्बल अम्ल बी, दुर्बल क्षार सी, प्रबल क्षार डी को जलीय विलयन के पीएच मान के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। भाई देखो, सबसे कम पीएच प्रबल अम्ल का होगा, इससे ज्यादा पीएच होगा दुर्बल अम्ल का बी का, उससे ज्यादा पीएच होगा दुर्बल क्षार का सी का, और सबसे ज्यादा पीएच होगा प्रबल क्षार डी का। पता है ना इस बात का? जब मैंने सोरेनसन का पीएच पैमाना आपको पढ़ाया था तो वहां ये बात समझाई थी। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 3 अम्ल क्षार सूचकों के नाम बताइए। एक तो आप बता दो फिनोफ्थलीन, एक आप बता दो मेथिल ऑरेंज, और एक बता दो लिटमस। तीनों सिखा रखे मैंने आपको। 16वें क्वेश्चन पे आ जाओ। लिटमस पत्र का अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में रंग बताइए। भाई अम्ल में लिटमस का रंग हो जाता है नीले से लाल, और क्षार में हो जाता है लाल से नीला। बता दिया बस। 17वें क्वेश्चन में आ जाओ। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से बनते हैं लवण और जल, जिस अभिक्रिया को आप कहते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण की पहचान कीजिए। भाई जिसमें H पॉजिटिव आयन आपको नजर आता हो, मुझे यहाँ नजर आ रहा, देखो इसे देख रहे हैं ना आप, तो ये अम्लीय लवण है, और कोई सा इसमें से अम्लीय लवण नहीं है। 19वां क्वेश्चन है, फिटकरी या पोटास एलम K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 किस प्रकार का लवण है? यह है बेटे द्विक लवण। कैसा लवण है? द्विक लवण या डबल साल्ट। आपको पता है ना डबल साल्ट किसे कहते हैं? डबल साल्ट कहते हैं एक ऐसे साल्ट को जिसमें 2 सरल लवण उपस्थित हो। तो एक तो इसमें पोटेशियम सल्फेट है और एक है एल्यूमिनियम सल्फेट है। ये तो जल के अणु है, 24 क्रिस्टलीय फॉर्मेट है। तो इसमें 2 सरल लवण उपस्थित हैं, तो इसे आप कहोगे द्विक लवण या डबल साल्ट। 20वां क्वेश्चन, एक संकर लवण का नाम तथा सूत्र। मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको लिखवा रखा है, K4FeCN6, और ना सूत्र तो ये हो गया। नाम इसका दे सकते हो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या दे सकते हो? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आगे उत्तरमाला में लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। कभी आप सोचोगे सर आपने मिटा दिया। 21वां क्वेश्चन, 0.0001 NaOH विलयन का पीएच बताओ। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस दशमलव को उठा के यहां लेके आओगे तो कितने अंक सरकाया आपने? दशमलव 1 2 3 4 अंक सरकाया।
इसका मतलब 10 की घात -4 है, NaOH है ना, तो इसमें तो OH आ रहा। OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता है 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर। अब मुझे एक बात बताओ, OH की सांद्रता इतनी है तो pH कितना होगा? ये 4 होगा, ये होगा POH, क्योंकि OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता है। POH कितना हो गया? 4। और जब POH 4 हो गया तो 4 में कितने जोड़ू कि 14 हो जाएं? क्योंकि आपको पता है pH और POH का योग कितना होता है? 14। 10 जोड़ना पड़ेगा। POH 4 है तो pH कितना होगा? 10 होगा pH। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। तो इस विलियन का pH कितना होगा? 10। 21वें का उत्तर माला में दे रखा होगा, आप देख लेना। 22वां, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। सोडा एस, सोडा एस होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट। ये सारे सिखा रखे हैं मैंने आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे। सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण की विधियों के नाम लिखिए। भाई सोडियम कार्बोनेट का औद्योगिक निर्माण अब तो आता नहीं है एग्जाम में, पहले आया करता। तो दो विधियां हैं, या तो साल्वे विधि हम प्रयोग करते हैं, साल्वे अमोनिया सोडा विधि भी कहते हैं उसे, और या फिर हम करते हैं प्रयोग ली ब्लॉक की विधि, ली ब्लॉक मेथड, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों से अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस प्राप्त होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट से हमेशा CO2 मिलेगी हमें, ध्यान रखना। कार्बोनेट है ना उसमें CO3, तो CO3 की वजह से CO2 गैस मिलती है। विरंजक चूर्ण एक लवण है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2, और इसे लिखने का एक अच्छा तरीका है CaOCl और Cl। ये मैंने आपको मिश्रित लवण में सिखा रखा था, ये वाला एग्जाम्पल। Ca के ऊपर होते हैं डबल पॉजिटिव चार्ज, OCl के ऊपर एक नेगेटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव। तो दो तरह के ऋणायन है इसमें, एक तो OCl नेगेटिव है, एक Cl नेगेटिव है। जब किसी लवण में दो तरह के या एक से ज्यादा तरह के या तो धनायन हो, या फिर एक से ज्यादा तरह की जगह आप प्रकार भी कह सकते हो। जब किसी लवण में एक से ज्यादा प्रकार के या तो धनायन हो या फिर एक से ज्यादा प्रकार के ऋणायन हो, तो ऐसे लवण को हम कहते हैं मिश्रित लवण। तो कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण एक मिश्रित लवण है। कैसा लवण है? मिश्रित। तो यहां आएगा मिश्रित, यहां तो CO2 आएगा और यहां आएगा मिश्रित, ठीक है। विरंजक चूर्ण तथा जल की अभिक्रिया से रिक्त स्थान प्राप्त होती है। भाई विरंजक चूर्ण, जब भी आप जल की अभिक्रिया करोगे विरंजक चूर्ण में, तो क्या होगा? जल की अभिक्रिया से आपको ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी मैं आपको बता दूंगा, आगे आने वाला क्वेश्चन, फिर दोबारा आने वाला क्वेश्चन वहां समझा दूंगा। विरंजक चूर्ण तथा जल की अभिक्रिया से हमें ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो विरंजक का कार्य करती है, विरंजन का। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पर। विरंजक चूर्ण के औद्योगिक निर्माण की विधियों के नाम लिखिए। भाई एक तो हेजन-क्लेवर विधि होती है और एक होती है बैचमैन विधि, ठीक है। ये दोनों औद्योगिक निर्माण की विधि है, सुन लेना ध्यान से, पीछे उत्तरमाला में दे रखे वैसे नाम। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्या दे रखा? पहला दे रखा है वैद्युत अपघटय। बताओ, आपको समझाया था नहीं? वैद्युत अपघटय तो पता है कौन से पदार्थ होते हैं? वैद्युत अपघटय समझा रखे हैं ना, जो पानी में घुलकर आयनों में टूट जाएं या जिनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो। वैद्युत अपघटन समझा रखा है। आयनिक सिद्धांत या विद्युत वियोजन का सिद्धांत आर्हेनियस का समझा रखा है। आयनन की मात्रा समझा रखी है, आयनन की मात्रा को वियोजन की मात्रा भी कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल बता रखा है। अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता बता रखी है। पीएच मान बता रखा है। अम्ल क्षार सूचक बता रखे हैं। उदासीनीकरण भी
और लवण जल अपघटन भी। ये 10 टॉपिक हैं और ये क्वेश्चन सुपर डुपर है एकदम। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आयनन क्या है, यह ताप तथा विलयन की सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित होता है। आयनन का मतलब किसी वैद्युत अपघटक को आप पानी में घोल दोगे तो वो आयनों में टूट जाएगा, इस घटना को हम कहते हैं आयनन। विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी ताप पर, ताप बढ़ने से आयनन की मात्रा बढ़ती है, पता है आपको, वेग भी बढ़ता है। विलयन की सांद्रता, किसी विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उसमें आयनन की मात्रा विद्युत अपघटक की उतनी कम होती चली जाएगी, ये भी समझा रखा है मैंने आपको। तीसरा क्वेश्चन है निर्जल HCl विद्युत अचालक है परंतु जलीय HCl एक अच्छा चालक है, समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब आप HCl लोगे जो पानी में नहीं घुला हुआ है, तो HCl में H और Cl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन आपस में जुड़े हुए होंगे, बॉन्डेड आयन होंगे, मुक्त आयन नहीं होंगे जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कर सकें। यदि ये आयन मुक्त अवस्था में नहीं है तो आवेश को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो आपका निर्जल HCl है वो विद्युत का अचालक या कुचालक होता है। जबकि जलीय HCl की बात करें तो जलीय HCl में ये बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूट जाता है तो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन मुक्त आयनों की अवस्था में आ जाते हैं, दोनों आयन फ्री हो जाएंगे। और जब आयन फ्री हो जाएंगे तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कर सकेंगे, जिसके कारण जलीय HCl या HCl का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन है अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणाएं दीजिए। आधुनिक अवधारणा, एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल भस्म का नाम भी लिखिए। आधुनिक अवधारणा का मतलब लॉरी और ब्रॉन्स्टेड की अवधारणा, जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल है, जो प्रोटॉन लेता है वो क्षारक है, ठीक है, या भस्म है। पांचवा, आयनन सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि HCl अम्ल क्यों है और NaOH क्षार क्यों है। सबको पता है HCl अम्ल इसलिए है क्योंकि वो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन मुक्त करता है, और NaOH क्षार इसलिए क्योंकि जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन मुक्त करता है, ठीक है। अब आओ आप छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है प्रबल तथा दुर्बल अम्ल व क्षार से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। सबको बताया प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार वे हैं जिनके आयनन की मात्रा ज्यादा हो, आयनन का वेग ज्यादा हो, और दुर्बल इसके उल्टे हैं, जिनके आयनन की मात्रा कम हो, आयनन का वेग भी कम हो। उदाहरण दे दोगे आप प्रबल अम्ल का, दुर्बल अम्ल का, प्रबल क्षार का, दुर्बल क्षार का। सातवां क्वेश्चन है जल का आयनिक गुणनफल क्या है, इसका 25 डिग्री सी पर मान क्या है। 25 डिग्री सी पर मान याद है जल के आयनिक गुणनफल का, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 गुणा 10 की घात -14, पता रखी है। आठवां क्वेश्चन है pH की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। सारा सिखा रखा है आपको। नौवां क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की घात -7 ग्राम आयन प्रति लीटर है। ग्राम आयन को आप मोल कह सकते हो, तो फिर भी यह उदासीन होता है, क्यों भाई। जब सांद्रता 10 की घात -7 है हाइड्रोजन आयनों की, तो pH मान 7 होगा, जो pH मान 7 है तो विलयन तो उदासीन होगा ही फिर। 10वां क्वेश्चन, HCl तथा CH3COOH के समान सांद्रताओं वाले विलयनों में से किसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक होता है और क्यों। भाई हाइड्रोजन ये तो प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल है तो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण तो यहीं ज्यादा होगा, प्रबल अम्ल में यहाँ हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण ज्यादा होगा, और इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कम होगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। जो प्रबल अम्ल है वो इसीलिए तो प्रबल अम्ल है क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं उसके जलीय विलयन में। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां तो हो गया हमारा, किसका सांद्रण अधिक होता है और क्यों। नहीं नहीं, 11वां नहीं हुआ अभी, देखो HCl और CH3COOH के समान सांद्रताओं वाले विलयन में किसका pH मान अधिक होता है। भाई जिसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण ज्यादा होगा उसका pH कम होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल का pH होता है कम। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, ध्यान से समझ लो। यदि मैं HCl की बात करूं तो HCl में मैं हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बताऊंगा 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर, और CH3COOH की बात करूं तो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बताऊंगा 10 की घात -6 मोल प्रति लीटर। यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बताई, HCl की तो इतनी है और एसिटिक अम्ल की इतनी है,
अब कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं कि सर ये वाली सांद्रता ज्यादा है। अरे नहीं भाई, घात देखो माइनस में है, यहाँ माइनस में संख्या वो ज्यादा होती है जो वास्तविकता में कम है। -2 -6 से बड़ा है। HCl प्रबल अम्ल है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा है। और CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या है, कम है। अब पीएच यदि इसका निकाल लोगे तो कितना आएगा, इसका पीएच 2 आएगा ना, और इसका पीएच निकाल लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो पीएच मान किसका कम है, जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा है। ये ज्यादा है और ये कम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस में लगी हुई घात देखो, माइनस में उल्टा होता है सिस्टम। तो इन्होंने क्वेश्चन को घुमा के पूछा है जिससे बच्चे गलती करके आ जाएं। बच्चे लिख के आ जाएं कि जहां जो प्रबल अम्ल है उसका पीएच मान ज्यादा होगा। भाई प्रबल अम्ल है तो पीएच मान कम होगा, दुर्बल अम्ल है तो पीएच मान ज्यादा होगा। समझ रहे ना इस बात को। 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब होता है 10 की घात माइनस पीएच, और उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होता है 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर। 13वां क्वेश्चन। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1N है। 1N का मतलब 1 मोल प्रति लीटर कह सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के ऊपर एक इकाई धनावेश है, जितनी इसकी नॉर्मलता होगी उतनी मोलरता होगी, यानी जो N लिख दिया वही M है और वही मोल प्रति लीटर है। तो एक का मतलब पता क्या है, एक का मतलब होता है 10 की घात 0, ये होता है एक, ध्यान रखना। और 10 की घात 0 चढ़ रही ना, हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना है 10 की घात 0, तो पीएच मान कितना होगा, ये 0 होगा। पीएच मान ये दे रखा उत्तर इन्होंने, पीएच कितना होगा 0। और जब पीएच 0 है तो 7 से तो कम है ही, 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ये लिखा हुआ अम्लीय विलयन है, देखो। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन। एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 10 की घात -6 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच बताओ, 6 होगा। और पीएच 6 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय, अम्लीय होगा। देखो लिखा हुआ साफ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 15वां क्वेश्चन। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड, इस बार OH दे दिया, OH की सांद्रता दे दी 10 की घात -10, तो POH हो जाएगा 10, और POH 10 है तो pH कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि pH प्लस POH कितना होता है 14। जब POH 10 है तो 10 में कितना जोड़ू कि 14 हो जाए, 4, तो pH हो जाएगा 4 हमारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में कहा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.01 है। दशमलव यहां से यहां सरकाओगे ना तो 10 की घात -2 चढ़ जाएगी, 2 अंक सरकाना, दशमलव 10 की घात -2। अब देखो क्वेश्चन क्या है। एक विलयन में H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता 10 की घात -2 है। इस विलयन का पीएच कितना हो जाएगा, 2। OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता कितनी हो जाएगी, जब pH 2 है तो POH कितना हो जाएगा, 2 में कितना जोड़ू कि 14 हो जाए, 12, POH हो जाएगा 12, और POH 12 हो जाएगा तो OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता हो जाएगी 10 की घात -12। ठीक है। और जब इसका pH 2 है तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, अम्लीय होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, आयनन सिद्धांत के आधार पर उदासीनीकरण की व्याख्या एक उदाहरण देकर समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने आपको सिखा रखी है। 18वां क्वेश्चन। उदासीनीकरण उष्मा की परिभाषा दीजिए, ये भी सिखा रखा है। किसी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा स्थिर होती है, क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से यानी 100% आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए। लवण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, सब करा रखा है आपको। K4FeCN6 किस प्रकार का लवण है, संकर लवण है। K4FeCN6 में आयरन उपस्थित है किंतु Fe डबल पॉजिटिव का यानी आयरन का परीक्षण नहीं देता है, कारण बताइए। क्योंकि यहां बनता है एक संकर आयन, ये बड़े ब्रैकेट वाला, जिसके ऊपर 4 इकाई धनावेश होता है। आयरन अलग हो ही नहीं पाता है, ये संकर आयन अर्थात जटिल आयन का ही एक हिस्सा बनकर रह जाता है, इसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता है आयरन का, लोहे का, इसलिए ये अपना टेस्ट नहीं दे पाता है, लोहे वाला टेस्ट। 22वां क्वेश्चन। संकर आयन का हिस्सा है तो अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10 की घात -11 है। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH नेगेटिव, तो पीएच बताओ।
OH नेगेटिव की सांद्रता इतनी है तो POH हो जाएगा 11, और 11 में कितना जोड़ूंगी 14 हो जाए 3, तो pH हो जाएगा 3, 3 pH है। ऐसे ऐसे आते हैं क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन देखो क्या है। अम्ल व क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आधुनिक अवधारणा का मतलब लॉरी और ब्रॉन्स्टीड का कंसेप्ट पढ़ा रखा है ना। 24वां, सोडियम कार्बोनेट के किसी एक औद्योगिक निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण की विधि में आप दे सकते हो ली ब्लॉक की विधि। मैं आपको बताता हूं ली ब्लॉक की विधि में क्या करना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये है, यही तो है 24वां क्वेश्चन। चलो बताता हूं, ली ब्लॉक की विधि बताता हूं। आप एक काम करना, ली ब्लॉक की विधि में हम लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, 4 ऑक्सीजन है ना, तो इसे कार्बन के साथ गर्म करेंगे। कार्बन के साथ गर्म करने पर ये ये इतना हिस्सा निकलेगा अलग, देखो 4 कार्बन 4 ऑक्सीजन, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएंगी और सोडियम सल्फाइड बचेगा। अब ये जो सोडियम सल्फाइड है इसके ऊपर आप रिएक्शन कर दो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड, इसके ऊपर CaCO3 का जब आप रिएक्शन करोगे ना चूने पत्थर का, तो इतनी चीज निकल जाती है। ये क्या निकला है, कैल्शियम सल्फाइड। मेन चीज क्या बनी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लो ये होगी विधि सोडियम कार्बोनेट बनाने की। ऐसे बना सकते हो आप सोडियम कार्बोनेट, ली ब्लॉक का मेथड है। कौन सा मेथड है, ली ब्लॉक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 25वां, खाने के सोडे का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। करा रखा है, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, अणुसूत्र होता है NaHCO3। इसके बनाने की केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। खाने के सोडे बनाने की बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने आपको सिखा रखी हैं। उनमें से अभी एक रासायनिक अभिक्रिया हमने सीखी कि सोडियम कार्बोनेट लो, उसे पानी में घोल दो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दो। सारी चीजें सिखा रखी हैं। तो आपको 2 अणु मिल जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के, खाने के सोडे के, ठीक है, या बेकिंग सोडे के। ये हो गया तरीका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस पर ताप का क्या प्रभाव होता है। भाई खाने का सोडा बनाने की विधि अभी तो बताइए आपको, ताप का प्रभाव इस पे क्या होता है। देखो अभी मैंने बताया भी था, फिर दोबारा बता रहा। NaHCO3 ये खाने का सोडा है, NaHCO3 खाने का सोडा है। ताप का प्रभाव, जब आप इसे गर्म करोगे इतनी चीज निकलेगी इसके अंदर से, इतनी चीज देखो। पहले बाहर का हिस्सा बताओ, Na2CO3 सोडा S बन गया, और H2CO3 नहीं लिखना है बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, आपको लिखना है H2O प्लस CO2, क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं ना। देखो यह है ताप का प्रभाव, सिखा रखा है ताप का प्रभाव। 27वें क्वेश्चन पर, जब कुछ लगता है कि इसे नोट करना है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाके पोज करके लिख लिया करो जो आपको लिखना है। 27वें क्वेश्चन में आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग लिखिए, करा रखे हैं। निम्नलिखित प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सारा करा रखा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस को मैंने ना लिख के ऐसे लिख दिया। इसके ऊपर जब आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे तो यहां से ये निकल जाएगा H2O, ठीक है। बाहर क्या बचा, CaOCl2। ये बनता है हमारे पास विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में निकल जाता है H2O, ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्या है। अब है, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, ये तो हमने कर दिया। 29वां था, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। रासायनिक समीकरण हमने बता दी। 30वां क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण की विरंजक क्रिया को समझाइए। तो विरंजक चूर्ण की विरंजक क्रिया समझनी है, चलो वहां समझाता हूं।
ये है विरंजक चूर्ण हमारे पास। विरंजक चूर्ण को आप लिख सकते हो, दो अणु ले लो विरंजक चूर्ण के, CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण है। और विरंजक चूर्ण के ऊपर आपको रिएक्शन करनी है, जल की रिएक्शन करनी है। यहाँ लिख रहा हूं मैं HOH। जल के भी दो अणु लेते हैं हम, तो क्या होगा जब इस तरीके से रिएक्शन कराओगे, एक तो बनेगा CaCl2, पहले ये बना देता हूँ, CaCl2 बन गया। और ये OH कितने हैं, दो हैं, और Ca भी कितने थे, दो। एक बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। अब क्या बचा, दो H बचे, दो H बचे, और दो ही Cl बचे, क्योंकि Cl कितने थे, दो दूनी चार थे ना, चार में से दो Cl लगे, दो Cl। ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन बचे, तो एक बनता है HClO के दो अणु बने। अब ये HClO जो है, HClO, ये ऐसे टूट जाता है, HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन है ना, ये भी आप कोई रंगीन पदार्थ लो, रंगीन पदार्थ, इस रंगीन पदार्थ के ऊपर ये नवजात ऑक्सीजन जैसे ही क्रिया करेगा, तो ये रंगीन पदार्थ हो जाएगा रंगहीन पदार्थ। क्या हो जाएगा, रंगहीन। ये होता है विरंजक गुण इसका। विरंजक का मतलब रंग उड़ाने का गुण, ऐसा होता है। ठीक है, नोट कर लिया करो, पोज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो अच्छा लगता है। ये जो हमारा विरंजक चूर्ण है उसका डीकलराइजिंग एक्शन है विरंजक गुण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट, सूत्र CaOCl2, और उपयोग मैंने आपको करा रखे हैं। 32वें क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। निम्नलिखित को पूर्ण व संतुलित कीजिए। सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोल दो और उसके ऊपर CO2 गैस प्रवाहित कर दो, ये बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो, एक तो बन जाएगा CaOCl2, अभी करा रखे हैं सारे रिएक्शन, साथ में आपका निकलेगा H2O। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसके ऊपर आप H2SO4 का रिएक्शन करा दो, ये भी अभी कराया मैंने, CaSO4 बनेगा, H2O बनेगा और Cl2 गैस बनेगी, ये भी रिएक्शन कराया। देखो यहाँ देखो, नमक है, अमोनिया है, पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी चीज ध्यान से देखो जरा। NH3 और एक H यहाँ से उठाएंगे हम, NH4, NH3 एक H यहाँ से, और ये वाला Cl भी, NH4Cl प्लस Na, एक H तो बचा, NaH, NaH, ये वाला Na उठाया मैंने, और ये वाला इसमें से एक H तो गया था NH4Cl में, एक H यहाँ से उठाया, C, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और एक ये रहा ऑक्सीजन, तीन। लो, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा बनाने का एक और तरीका है। निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, एक मिनट पहले इसे मिटा दूं, पोज करके लिखना हो तो लिख लेना। लिख लिया, ठीक है। चलो वीडियो को बैक कर लिया करो यदि आपको लगता है कि मैं आगे निकल गया। कैसे प्राप्त करोगे, यूं कह रहे कि सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट है आपके पास, Na2SO4 अभी बताया था वैसे मैंने, इसके ऊपर आप चार ऑक्सीजन है ना कार्बन के साथ, ली ब्लॉक विधि में हम यही करते थे। ये तो क्या होगा, ये निकल जाएंगे चार कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ बन जाएगा सोडियम सल्फाइड और चार कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो सोडियम सल्फाइड है ना, इसके ऊपर आप चूने पत्थर का रिएक्शन कर दो, CaCO3 का, क्या होगा, ये कैल्शियम सल्फाइड निकल जाएगा यहाँ से, कैल्शियम सल्फाइड मेन चीज आ जाएगी, Na2CO3 बन गया, नहीं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम सल्फेट था, ये बना दिया सोडियम कार्बोनेट। जिसे लिखना हो स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके लिख लो। लिख लिया, ठीक है, लिख लेना चाहिए, आप वीडियो को पोज कर लिया करो। अगला देखते हैं क्या दिया इन्होंने।
दूसरा दिया है सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी तो बताया था सोडियम कार्बोनेट को पानी में मिलाओ, CO2 प्रोवाइड कर दो, बन जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणु ले लो ना, सोडियम बाई कार्बोनेट, और आपको गर्म करना है इसे आप गर्म कर दो। ये रिएक्शन भी कई बार करा दी मैंने जब से आपको। बताओ Na2CO3 बन नहीं गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और H2O बनेगा और CO2 बनेगा। ये भी रिएक्शन कई बार करा दी। अब आ जाओ नंबर 4 पर। फोर्थ, बेकिंग सोडा से धावन सोडा। चलो इसे बता देता हूं। बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3 गर्म करो, गर्म करोगे यहां से निकलेगा बाहर का हिस्सा, देखो Na2CO3। ये धावन सोडा नहीं बना कभी, सोचो बन गया धावन सोडा, ये तो सोडा एस है। बॉक्स के अंदर H2CO3 ना लिख के H2O प्लस CO2 लिखेंगे हम। अब ये जो आपका Na2CO3 बना है ना, इसका पानी के साथ इसे संतृप्त कर दो, ये बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है धावन सोडा, जिसमें 10 जल के अणु हो क्रिस्टलीय रूप में, इसे कहते हैं धावन सोडा। ये बना बेकिंग सोडा से धावन सोडा। कभी आप खाली इस रिएक्शन को लिख के आ जाओ, ये धावन सोडा नहीं है, ये सोडा एस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी हमने कई बार, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर लो, और ब्लीचिंग पाउडर से आपको क्लोरीन बनाना है ना, तो उसके ऊपर आप रिएक्शन करा सकते हो H2SO4 की, जब भी क्लोरीन बन जाएगा। अभी कराई थी मैंने, ठीक है। याद दिलाने के लिए दोबारा करा देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर आप क्या बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस बनानी है, ठीक है। आप ब्लीचिंग पाउडर लो, उसके ऊपर H2SO4 का रिएक्शन करा दो। अभी कराया था मैंने, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, H2SO4, इसका रिएक्शन करा दो। देखो ध्यान से, CaSO4 एक तो ये बनेगा, और एक बनेगा H2O, ठीक है। और क्या बचेगा, Cl2 गैस ही तो बनानी थी हमें, बन गया, हो गया रिएक्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 क्या है। क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। खाने के सोडे को गर्म करते हैं, खाने के सोडे को गर्म करोगे Na2CO3 बनेगा, H2O और CO2, ये भी बता दिया मैंने। नंबर 3, सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणु ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणु ले लो, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराओ। तो एक तो ध्यान रखना है आपको कि यहां इतने हिस्से को निकाल लेंगे। चलो देखना जरा, H2CO3 के दो अणु निकले, उसे बाद में लिखेंगे। Na2SO4 तो दिख रहा होगा, सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 प्लस H2CO3 H2CO3, H2CO3 को हम 2H2CO3 को 2H2O प्लस 2, ये होता है रिएक्शन, ठीक है भाई। H2CO3 तो नहीं लिखना चाहिए ना, आपको पता है H2CO3 तो टूट जाता है H2 और CO2 में, एक अस्थायी यौगिक है। उसके बाद दे रखा है इन्होंने, कौन सा था ये, सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित कर दोगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, कई बार बता दिया।
ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दी। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, यदि आप इसकी CO2 से रिएक्शन कराओगे बहुत मजेदार है। इतने हिस्से को देखो और इतने को देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस। तो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस बनाने का एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो आप। चलो नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन था? ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करके दिखा रहा मैं आपको। ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, CH3COOH और CH3COOH, ये कैल्शियम और ये दोनों एसीटेट, यहाँ तक के ये हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस, दो है ना, कैल्शियम की संयोजकता दो होती है, कैल्शियम एसीटेट तो एक बनेगा, और HHO H2O एक बनेगा, प्लस ये कौन सी गैस बनी? Cl2। ये रिएक्शन होती है देखो। ठीक है, नोट कर लिया करो जहां जरूरत लगती है। अब आ जाओ दीर्घ उत्तरीय वे सारे करा रखे मैंने आपको। आयनन की मात्रा से आप क्या समझते हैं? आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सबको पता, आयनन की मात्रा कह दो या वियोजन की मात्रा, कहते हैं वियोजित अणु बटे कुल अणु या आयनित अणु बटे कुल अणु। अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा होती है लॉरी ब्रांस्टिड की अवधारणा, करा रखी है। तीसरा क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता आयनन की मात्रा से क्या आप क्या समझते हैं? भाई यदि अम्ल तथा क्षारक की आयनन की मात्रा ज्यादा है तो वो प्रबल अम्ल होगा, और यदि कम है तो दुर्बल अम्ल होगा। चौथा क्वेश्चन, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? पीएच के तो दुनिया भर के महत्व मैंने आपको सिखा रखे हैं। पांचवा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है? 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर है, तो इसका पीएच 8 होगा भाई, सीधी बात है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण इतना है OH नेगेटिव का, तो POH तो होगा 8। 8 में कितना जोड़ू कि 14 हो जाए, 6, तो पीएच होगा 6। छठा क्वेश्चन, अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? क्विनोनाइड सिद्धांत के अनुसार इनकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। समझा रखा है ना क्विनोनाइड सिद्धांत। सातवां, सूचक क्या है? एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। पोस्टवाल्ड सिद्धांत दे सकते हो इसमें आप। आठवां क्वेश्चन, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदासीनीकरण उष्मा की परिभाषा दीजिए। किसी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा सदैव स्थिर क्यों रहती है? सब कुछ करा रखा है। किसी द्विक लवण तथा संकर लवण का नाम एवं सूत्र लिखिए, इनके मुख्य लक्षण लिखिए, ये भी बता रखा है। परिभाषा देनी है क्या होते हैं द्विक लवण और संकर लवण, लक्षण का मतलब यह है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने किसी लवण के जल अपघटन की प्रक्रिया को समझाइए, यह भी बता रखा है। जल अपघटन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित लवणों में से किसका जल अपघटन नहीं होता है? NaCl का नहीं होता। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन नहीं होता है, ये बात मैंने आपको सिखा रखी है पहले से ही। 12वां, साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की विधि का नामांकित चित्र बनाइए। ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, पहले हुआ करता था, NCERT लगने के बाद ये क्वेश्चन हट गया। ठीक है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र। ठीक है, इसको बनाने की विधि, 2 रासायनिक गुण, ये करा रखे हैं मैंने आपको। बेकिंग पाउडर का रासायनिक गुण और समीकरण करा रखा है। विरंजक चूर्ण की हेजन क्लेवर विधि हमारे कोर्स में से हट चुकी है। विरंजक चूर्ण की बैचमैन विधि हट चुकी है। अब आते हैं प्रयोगात्मक कार्य पर, इसे आप देख लेना अपने आप। ठीक है, समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य है तो स्कूल में कराएंगे आपको। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ये दे रखे, यहां से देख लेना। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर ये दे रखे, यहां से देख लेना। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, NCERT की पाठ्य पुस्तक से पाठगत प्रश्न पे आ जाओ। NCERT की जो किताब है उसके क्वेश्चन देख लो आप, जो बुक के बीच में दे के रखते हैं।
इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको 3 परखनलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आसवित जल है यानी शुद्ध जल, शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, आपको 3 बर्तन दे रखे, परखनली कह दो, बर्तन कह दो, बीकर कह दो, एक ही बात है। इसमें आपको जो है ना, एक में तो दे रखा है इन्होंने जल, शुद्ध जल, आसूत जल, और एक में इन्होंने भर रखा है अम्ल, एसिड, और एक में भर रखा है क्षार यानी बेस, और इन्होंने रेड कलर का दे रखा है आपको लिटमस, लाल रंग का लिटमस है। आप कैसे पहचान करोगे किसमें जल है, किसमें एसिड है, किसमें बेस है? आप इस ये जो रेड कलर का लिटमस पेपर है ना, इसे एक परखनली में डुबाओ, या डुबाने से यदि रेड कलर नहीं बदल रहा है, रेड कलर के लिटमस पेपर को जिस द्रव में डुबाने से रंग नहीं बदल रहा है वो जल है, ठीक है। और जिसमें डुबाने से वो हो जाता है नीला, यहां डुबाने से नीला हो जाएगा, वो बेस होगा। बेस रेड लाल कलर के लिटमस को नीला कर देता है ना। तो रेड कलर का लिटमस पेपर जिसमें डुबाने से रंग नहीं बदल रहा वो तो है पानी, और जिसमें डुबाने से रेड कलर का लिटमस हो जाता है ब्लू, नीला हो जाता है, वो है बेस। और जब वो नीला हो गया ना, तो नीला हो गया तो नीले को इसमें डुबा के देखियो, यदि लाल हो गया तो वो एसिड है। इस तरह आप तीनों की पहचान कर लोगे, कौन सा इसमें पानी है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। यही बात लिखी हुई है, पढ़ लेना इसे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? भाई, पीतल और तांबे में दही या खट्टे पदार्थ रखोगे, दही या खट्टे पदार्थ होते हैं अम्ल, और ये दोनों धातु, पीतल और तांबे जो धातुएं हैं, ये अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तो बनाती ही हैं, पर हानिकारक लवण भी बनाती हैं, और वे हानिकारक लवण हमारे लिए खतरनाक है, हानिकारक हैं। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तनों में आपको दही और खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाने के साथ साथ हानिकारक लवण भी बनाती हैं। यही बात लिखी हुई है, पढ़ लेना। तीसरा क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? भाई, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? आपको सबको पता है, आप धातु लो, जैसे जिंक लो और अम्ल लो H2SO4, जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है जिंक हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देगी, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लो, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अभी इसकी पहचान कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ प्रैक्टिकल दे रखा है, ये परखनली है हमारे पास। इस परखनली में जिंक के टुकड़े लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, Zn+H2SO4, जो मैंने रिएक्शन लिखी है। जैसे ही आप इसे मिलाओगे आपस में, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठेंगे, और इन बुलबुलों को आप प्रवाह नली से जब लेके जाओगे जल विस्थापन पात्र में, यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे और यहाँ आप मोमबत्ती जलाओगे, तो मोमबत्ती के कारण यहाँ से एकदम फट फट की आवाज़ निकलेगी, विस्फोट की, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तेजी से ज्वलनशील होती है, विस्फोट के साथ जलती है। इस तरह आप पहचान करोगे कि हाइड्रोजन गैस निकली है। कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन गैस। कर लोगे ना पहचान? ठीक है, पता चल गया। Zn+H2SO4 है, जिंक है, H2SO4 है, जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होंगे, यहाँ से जाके जब यहाँ पहुँचेंगे, बाहर निकलेंगे, तो मोमबत्ती लाओगे तो इनमें फट फट की आवाज़ आएगी, यानी हाइड्रोजन गैस विस्फोट के साथ जल रही होगी। इस तरह आप पहचान करोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथे क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है
तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लीजिए, लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करता है, लिखा हुआ है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, H2O बनता है, CO2। मैंने आपको ये रिएक्शन करा रखी है, ठीक है। H2CO3 को हम ऐसे तोड़ के लिखते हैं। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है सारे। पांचवें क्वेश्चन को देखो, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? भाई अम्लीय अभिलक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं, पानी में घुल के H पॉजिटिव आयन देंगे हैं इसलिए, जबकि अल्कोहल, ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता का अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होता है। भाई ग्लूकोज और अल्कोहल जब पानी में घुल के आयनों में टूटते ही नहीं है तो H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे, और H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे तो अम्लीय लक्षण कहां से दिखाएंगे? वे दिखा ही नहीं सकते। छठा क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? भाई अम्ल को पानी में घोल दोगे तो आयन मिलेंगे आपको, मुक्त आयन, और ये मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेंगे, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? जब HCl ड्राई है, वो उसमें टूट के H पॉजिटिव आयन आपको नहीं मिले तो वो लिटमस का रंग क्यों बदलेगा? लिटमस का रंग बदलने वाले कौन हैं? H पॉजिटिव आयन। और यदि आपके पास शुष्क गैस है HCl, तो उसमें तो H पॉजिटिव आयन है ही नहीं मुक्त अवस्था में, तो कहां से रंग बदल जाएगा? बदल ही नहीं सकता। आठवां क्वेश्चन देखो क्या है। आठवां क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है ना, ये एक बड़ा सा बर्तन लो और इसमें भरो जल, ठंडा पानी, ठंडा होना चाहिए पानी बिल्कुल, इसमें ठंडा पानी भरो और इसमें बूंद बूंद करके डाल लो अम्ल की। यदि किसी अम्ल को हल्का करना है, ठीक है, यानी सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना है, तो अम्ल को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में। अब क्यों डालना चाहिए? क्योंकि अम्ल और पानी का जब रिएक्शन होता है ना, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, उष्मा निकलती है बहुत, और इतनी ज्यादा उष्मा को पानी ही अवशोषित कर सकता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा होती है बहुत ज्यादा। अब यदि आप सोच रहे एक परख नली में अम्ल ले लो और उसमें बूंद बूंद करके पानी डाल दो, तो उष्मा इतनी निकलेगी कि उस उष्मा के कारण विस्फोट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। अब अम्ल और पानी का कहाँ प्रैक्टिकल करोगे आप? कहाँ से लाओगे एसिड? आप एक काम कर सकते हो, आपके घर में कढ़ाई है, कढ़ाई को रखो गैस पे, चूल्हे पे रखो, और उसमें डाल लो तेल, और तेल में डाल लो पानी की बूंदे जब वो पक जाए तो किस तरह उछलेगा? एकदम बहुत ज्यादा, क्योंकि तेल और पानी जब रिएक्शन करते हैं ना, तो इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। देखा ना, जब गर्म कढ़ाई में तेल में पानी की बूंदे गिर जाती हैं, किस तरह उछलता है पानी, किस तरह विस्फोट होता है एकदम। पता है ना इस बात का? क्योंकि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, बहुत ज्यादा हीट निकलती है इसमें। इसी तरीके से यूं मान लो कि आपका जो अम्ल है वो तो कढ़ाई का तेल है गरम गरम, और जो पानी आप उसमें डालोगे तो कढ़ाई के गरम गरम तेल में पानी डालने से क्या होगा? खुद समझ जाओ आप इस बात को। हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा विस्फोट हो जाएगा। इसलिए अच्छा तो तरीका जो है कि ठंडा पानी लो और उसमें गरम गरम तेल डाल दो, कुछ नहीं बिगड़ने का। ठंडे पानी में गरम गरम तेल डालने से हीट तो उसमें भी निकलेगी, पर वो जो ठंडा पानी है वो बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा हीट निकलेगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। जल के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। यही बात लिखी हुई है, पढ़ लेना इस बात को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 में कहा है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? भाई आपको पता है, जब आप अम्ल को तनु करोगे, हल्का करोगे, तो उसमें H पॉजिटिव आयनों की संख्या घटेगी, यानी हाइड्रोनियम आयनों की संख्या घटेगी बस। भाई अम्ल की प्रबलता घटेगी तो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता घटेगी, तो H3O पॉजिटिव आयनों की सांद्रता भी घटेगी, सीधी बात है। 10वां क्वेश्चन, जब NaOH विलयन में आधिक्य कारक मिलाते हैं तो OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है?
जब आप NaOH में और भी NaOH यानी और भी क्षार मिला रहे तो OH नेगेटिव आयनों की संख्या तो बढ़ेगी। आप उसमें क्षार मिला रहे तो क्षार के मिलने से OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी ना, संकेत दे रखे हैं इन क्वेश्चंस में। 11वां है, आपके पास 2 विलयन ए व बी हैं। विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान 8 है। इस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है? भाई जिसका पीएच कम है, इसका तो 6 है इसका 8 है, जिसका पीएच कम है वो ज्यादा प्रबल अम्ल होगा और जो ज्यादा प्रबल अम्ल होगा उसमें ही H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज्यादा होगी। तो ज्यादा अम्लीय तो वो होगा जिसका पीएच कम है यानी 6 वाला, और इसमें H पॉजिटिव आयनों की संख्या भी ज्यादा होगी, सांद्रता भी ज्यादा होगी। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ आप। 12वां क्वेश्चन है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई सबको पता है H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता जितनी बढ़ेगी विलयन की अम्लीय प्रकृति उतनी बढ़ेगी, और H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता जितनी घटेगी विलयन की अम्लीय प्रकृति उतनी घटेगी। 13वां क्वेश्चन, क्या क्षारीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? भाई क्षारीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं पर उनकी सांद्रता OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता से कम होती है, और यदि H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ज्यादा है तो विलयन अम्लीय होगा, और यदि OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता ज्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा, सीधी बात है। 14वां क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किसी परिस्थिति में उसने खेत की मिट्टी चेक करी, बिना बुझा हुआ चूना डाल रहा, कैल्शियम ऑक्साइड जो बेस है क्षार है, बुझा हुआ चूना डाल रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें तो OH साफ नजर आ रहा वो भी क्षार है। चौक, कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहा, ठीक है, खेत की मृदा की किस परिस्थिति में डालता है, कब डाल रहा वो, इन 3 चीजों को, ये तीनों क्षार हैं, वो इसलिए डाल रहा होगा क्योंकि उसकी मिट्टी जो है ना वो अम्लीय होगी यानी उसका पीएच 7 से कम होगा। यदि किसी किसान की मिट्टी का पीएच खेती के लिए सही पीएच 7 है, मैंने आपको सिखा रखी है ये बात, और यदि किसी किसान की मिट्टी का पीएच 7 से कम है ना भूमि का, तो वो अपनी क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि उसकी भूमि का पीएच कितना हो जाए, 7 के लगभग हो जाए, तो वो इन क्षारों का प्रयोग कर रहा है इनका, ठीक है, उसका पीएच 7 से कम है मिट्टी का। 15वें क्वेश्चन पे आ जाऊं। कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर यौगिक का प्रचलित नाम है, ब्लीचिंग पाउडर है भाई, विरंजक चूर्ण है इसका नाम। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्लोरीन से तो बुझा हुआ चूना करेगा क्रिया, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। रिएक्शन सिखा रखी है आपको। 17वां क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? धोने का सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सबको पता है क्या होगा, कई बार समझा रखा, रिएक्शन देखो। ये सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। इस रिएक्शन को किताब वाले तो यूं ही लिख देते हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको रिएक्शन ऐसे लिखना, मैं यहाँ लिख के बता रहा आपको रिएक्शन। इन्होंने तो लिखा 2NaSCO3, हम लिखेंगे NaHCO3 का एक अणु यहाँ दिखाएंगे और दूसरा दिखाएंगे इसके नीचे इस तरीके से, और फिर इन दोनों अणुओं को करेंगे हम गर्म, और यहाँ से ऐसा बॉक्स बना के दिखाएंगे ऐसा इस तरीके से। ये बाहर का हिस्सा Na2CO3 और H2O ये रहा, और CO2 यहाँ बचा है ये रहा। ये तो कई बार सिखा रखी है मैंने रिएक्शन, आपको ऐसे दिखानी है रिएक्शन। 19वें क्वेश्चन पे आ जाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ये मैंने आपको करा रखा है रिएक्शन, ठीक है, जब पढ़ाया था थ्योरी में। अब आ जाओ एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। अब हमें देखना है कि हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की उसे देखना है, कर लो इसे भी पूरा। यदि ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए ना तो कहीं से कुछ और करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको, पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी। किसी भी किताब को, किसी भी क्वेश्चन बैंक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए कहता हूँ कि बस ईमानदारी से आप पढ़ाई करते रहो बस।
यदि ईमानदारी से आपने पढ़ाई कर ली ना, तो आपको किसी भी बुक को कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 100% गारंटी है इस बात की। चलो देखते हैं, चलो क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा। लाल को नीला कर रहा तो वो क्षार है, क्षार है तो पीएच 7 से ज्यादा है। कौन सा है 7 से ज्यादा? ये रहा, 10 है इसका उत्तर। दूसरा क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से, अंडे का कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा भाई? इस विलयन में होगा HCl। क्यों होगा? क्योंकि कवच में सी कैल्शियम कार्बोनेट है, और वो जब HCl से क्रिया करेगा तो कैसे होगा रिएक्शन? HCl से क्रिया करने पे कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्शन कर दोगे क्या आप? देखो यहीं लिख के दिखाता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, ये लिखा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये तो अंडे का कवच है, और HCl का रिएक्शन कराना, ये लिख दिया HCl। जब रिएक्शन होगा तो इतनी चीज बनेगी, देखो बाहर का हिस्सा देखो CaCl2, अंदर H2CO3 नहीं लिखना, H2O प्लस CO2। CO2 गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, इसकी वजह से होता है ऐसा। तो वो यौगिक क्या है? HCl है वो यौगिक, जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी अंडे के कवर से या कवच से रिएक्शन कर रहा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। NaOH का 10 ml पूरा मुकाबला करता है HCl के 8 ml का। यदि हम NaOH के उसी विलियन के 20 ml ले लें, यानी NaOH का 10 का 20 कर दिया, तो इसका 8 का 16 करना पड़ेगा। 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? जब 10 को उदासीन कर रहा 8 ml, तो 20 को उदासीन करेगा 8 दूनी 16 ml। 16 ml ढूंढो, उत्तर है क्या? ये लिखा हुआ 16 ml, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में आ जाओ। चौथा क्वेश्चन है, अपच, अपच का मतलब होता है इंडाइजेशन, यानी एसिडिटी जब हो जाती है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक तो नहीं, एनाल्जेसिक नहीं, एंटासिड, एंटासिड जो एसिड के खिलाफ काम करती हो, तो सी उत्तर है इसका। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके पश्चात संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया, पहले शब्द में लिख दो, फिर जिंक हटा देगा H2 को, जिंक सल्फेट बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। उसके बाद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की Mg के साथ रिएक्शन जब आप करोगे ना, तो ऐसे लिखना HCl 1 HCl 2, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो ये अकेला ही दोनों H को यहां से धक्का दे देगा, इसे और इसे हटा देगा, MgCl2 बनेगा, और H और H हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसे लिखी जाती है रिएक्शन। ये किताब वाले तो कैसे ही लिखते हो, चाहे तुम्हें रिएक्शन सही लिखनी आनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। उसके बाद सी देखो क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा, तो ये भी हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा बस, और क्या। सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को हटा देगा। उसके बाद अगला है, अगला क्या दे रखा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो ये देखो, HCl Fe से रिएक्शन करेगा, Fe यहाँ से हटा देगा H2 को, और FeCl2 बन जाएगा, 2 HCl है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में कहा है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं। एल्कोहल में हाइड्रोजन होता है, जैसे C2H5OH, इसमें हाइड्रोजन है, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। और ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें भी हाइड्रोजन है, देखो 12 परमाणु है हाइड्रोजन के,
ये यूं कह रहे अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। भाई आप एक बर्तन ले लो इस तरह का जैसा इन्होंने दिखा रखा है। ये हमने एक बर्तन ले लिया और इस बर्तन में आप भर लो अम्ल, कोई सा भी अम्ल, जैसे HCl भर लिया। इस बीकर में आप अम्ल भर लो, नीचे रबड़ का कॉर्क लगा दो, 2 कील ठोक दो उसके ऊपर, एक का कनेक्शन बैटरी के प्लस से कर दो, एक का माइनस से कर दो, बीच में लगा दो बल्ब और स्विच। यदि अम्ल भरोगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा स्विच ऑन करते ही, क्योंकि अम्ल में क्या होंगे, जैसे मान लो अम्ल में आपने भर दिया HCl भर दिया, तो HCl जब आयनों में टूटेगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा ना ये। तो अम्ल में तो ये मुक्त आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, और अम्ल में H पॉजिटिव आयन तो आयन है मुक्त अवस्था में, तो ये मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। और जब आवेश प्रवाहित हो रहा तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, इसलिए बल्ब यहां जलेगा यदि कोई अम्ल भरोगे आप इसके अंदर। और यदि आप इसमें अल्कोहल भर दोगे तो बल्ब नहीं जलने का, और ग्लूकोज भर दोगे तो बल्ब नहीं जलने का। यानी अल्कोहल और ग्लूकोज ये दोनों आयनों में टूटकर H पॉजिटिव आयन या कोई भी मुक्त आयन नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें आप अम्ल नहीं कहोगे भले ही इनमें हाइड्रोजन हो। मतलब कहने की बात यह है कि किसी चीज में यदि आपको हाइड्रोजन नजर आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अम्ल होगा। यदि किसी आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अमीर है। अमीर तो वो है जो बहुत सारे पैसे खर्च करता हो। अमीर वो नहीं होता जिस पे पैसे हैं होते हैं बहुत सारे। अमीर वो होता है जो बहुत सारे पैसे खर्च करता हो, उसे कहते हैं अमीर। तो किसी के पास यदि हाइड्रोजन है तो वो अम्ल है, ये पक्की बात नहीं है। अम्ल तो वो होगा जिसके पास हाइड्रोजन है वो और उसे वो लुटाता भी हो, खर्च भी करता हो, ध्यान रखना। ठीक है, हमने देखा कि ग्लूकोज है, अल्कोहल है, उसमें हाइड्रोजन है, पर वो हाइड्रोजन को खर्च तो नहीं करता, आयन के रूप में अलग तो नहीं करता अपने से। बल्ब जला ही नहीं है। जब आपने बीकर में अल्कोहल भरा या फिर बीकर में आपने ग्लूकोज भरा तो हम उसे अम्ल कैसे कह देंगे। 7वें क्वेश्चन पे आओ चलो। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। भाई इसके कारण बहुत सारे हैं, मैं एक मुख्य कारण बता रहा, बाकी इसमें से पढ़ लेना। जो आश्रित जल है यानी शुद्ध जल जिसे आप कहते हो आशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर, वो एक दुर्बल विद्युत अवघटक होता है। उसके 550 लाख में से एक अणु टूटता है सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। जब 550 लाख में से एक अणु टूट रहा तो कितने मुक्त आयन होंगे, कुछ भी नहीं, ना के बराबर होंगे, 1% भी नहीं है। भाई 100 में से एक टूटता तो मैं कहता है 1% है इसके वियोजन की मात्रा। हम लिख तो देते हैं H2O रिवर्सेबल H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव लिख तो देते हैं, पर H2O के क्या सारे अणु आयनों में टूटते हैं, नहीं। 100 में से एक टूटता तो 1% कहता मैं, 1000 में से एक टूटता तो 0.1% कहता, 10,000 में से एक टूटता तो 0.01% कहता। तो वो तो 550 लाख जल के अणुओं में से एक अणु टूटता है, तो वो तो ना तो 1% है, ना 0.1%, ना 0.01%, ना 0.001%, ना 0.0001%, ना 0.00001%। जब आयनों में टूट ही नहीं रहा, बहुत कम टूट रहा, 550 लाख अणुओं में से एक अणु आयनों में टूट रहा, तो मुक्त आयन ही नहीं होते शुद्ध जल में। अशुद्ध जल में जब मुक्त आयन नहीं है तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो जाएगी। जबकि वर्षा के जल में लवण घुले होते हैं और वे लवण आयनों में टूटते हैं, क्योंकि लवण होते हैं प्रबल विद्युत अपघटक। लवण क्या होते हैं, बस बारिश के पानी में जो वायुमंडल में लवण है वे तो घुलेंगे ही, और प्रबल विद्युत अपघटन तो आवेश टूटकर मुक्त आयन देंगे, आवेश को प्रवाहित करेंगे वे मुक्त आयन। बाकी इसमें से पढ़ लेना आप। 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। भाई जल नहीं है तो अम्ल आयनों में नहीं टूटेगा, आयनों में नहीं टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा तो कौन कह देगा उसे अम्ल है वो। 9वें क्वेश्चन पे आ जाओ जरा आप। 9वां क्वेश्चन है 5 विलयनों ABCDE जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है। भाई उदासीन विलयन वो है जिसका pH 7 होगा, देख लेना 7 कौन से नंबर पे है।
प्रबल क्षारीय कौन है जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा? नो पीएच वाला प्रबल क्षारीय होगा। प्रबल अम्लीय वो होगा जिसका पीएच सबसे कम होगा। एक वाला पीएच देख लेना ABCD में से किसका है। दुर्बल अम्लीय वो होगा जिसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम होगा, जैसे 4 है। दुर्बल क्षारीय वो होगा जिसका 7 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 7 से ऊपर है 9 का। प्रबल क्षारीय 11 वाला होगा, प्रबल क्षारीय 11 वाला होगा। ठीक है, कर लोगे। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई जब पीएच आपने बता दिया तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तो बता ही दोगे आप, और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बढ़ते हुए क्रम में आप रख देना। ये उत्तर दे रखे नीचे, देख लो सारे। कर लोगे इस काम को तो 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ आप। 10वां क्वेश्चन है, प्रश्नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। ठीक है, ए में भी रख दी एक पट्टी और बी में रख दी। प्रश्नली ए में HCl और प्रश्नली बी में एसिटिक अम्ल जो दुर्बल अम्ल है, दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। इस प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? भाई HCl में ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगी इसके मुकाबले, क्योंकि HCl प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा दुर्बल अम्ल के मुकाबले, तो ज्यादा हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी। ठीक है, मैग्नीशियम ज्यादा तेजी से यहाँ रिएक्शन करेगा और बुदबुदाहट ज्यादा यहाँ होगी जहाँ प्रबल अम्ल है HCl। 11वां, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? भाई पीएच घट जाएगा, दही तो एसिड है, खट्टी है, पीएच घटेगा, 6 से भी नीचे गिर जाएगा। अपना उत्तर समझाइए, समझा दिया उत्तर हमने। जब दही बनाओगे तो एसिड बना रहे, खट्टा बना रहे, पीएच घटेगा, 6 से भी नीचे गिरेगा। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा मिलाने से उसका क्षारीय लक्षण बढ़ाता है, वो पीएच को 6 से ऊपर ले जाता है। ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? क्षारीय इसलिए बना देता है जिससे वो जल्दी ना फटे, क्योंकि दूध का फटना जो है ना पीएच 6 से नीचे गिरने के कारण ही होता है। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? दही बनाने में अधिक समय, भाई जब आपने उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया, उसके पीएच को 6 से ऊपर लेके चले गए आप, और दही बनाने के लिए पीएच को 6 से नीचे गिराना, तो यदि वो 6 से नीचे गिरता तो जल्दी गिरता पीएच नीचे, एसिड जल्दी बनता। पर 6 से आपने 7-8 कर दिया उसका पीएच, तो 8 से 5 होने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, 6 से 5 होने में कम टाइम लगता। तो आप पहले तो उसमें बेकिंग सोडा मिला रहे, फिर कह रहे इसकी दही जमाऊंगा, तो टाइम तो लगेगा ही ज्यादा। यदि बिना बेकिंग सोडा डाले दही जमा लेते तो जल्दी जम जाती। 13वां क्वेश्चन देखो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, यदि आप इसे ऐसे बर्तन में रखोगे जहां नमी इसे मिल जाएगी तो नमी के साथ ये रिएक्शन करेगा और किस में बदल जाएगा? ये कठोर पदार्थ में बदल जाएगा जिसे हम कहते हैं जिप्सम। ठीक है, रिएक्शन बता रखा है मैंने आपको, POP का जल के साथ अभिक्रिया हो जाएगा और कठोर पदार्थ जम जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। इसलिए इसे ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जिसमें नमी ना पहुंचे, आर्द्र रोधी कहते हैं, नमी ना पहुंचे जिसके अंदर। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ये तो बता रखी है आपको। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग ये भी बता रखा है। तो बेटे इस तरीके से हमारे ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, 100% बात है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।